आज हम बात करेंगे भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन, जो बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है, उसकी जो है आखिरी या 5वीं इकाई के बारे में हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस यूनिट के अंदर क्या क्या है। तो मोटे तौर पर क्या है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी शुरू की 4 यूनिट पढ़ी देखी है, वीडियो देखे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारतीय समाज का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय समाज की जो आधारभूत संस्थाएं वो क्या क्या थी, और जो है उसके बारे में सारी चीज़ें आई है। और वो बहुत आसान, रोचक और जो है आपके रुचिकर चीज़ें हैं, वो आप लोगों ने देखी होगी। 5वीं यूनिट है सामाजिक परिवर्तन। जैसा कि जो है आप लोगों को पता है, फर्स्ट पेपर की यूनिट के अंदर भी ये आया था और मैंने उसमें बताया था। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और भारतीय समाज हो चाहे कोई से समाज हो, इसमें बदलाव की एक परंपरा सतत रूप से चलती रही है। आज जो है, अगर आप लोगों के घर में आपके दादा दादी है तो उनसे पूछना कि उनके बचपन में जो है किस तरह की व्यवहार होता था या किस तरह का समाज था, आज कैसा है, और जब तुम लोग बूढ़े हो जाओगे तब अलग तरह का होगा, या तुम्हारे जो दादाजी थे उनके दादाजी के ज़माने में जो है अलग चीज़ें पाई जाती थी। तो परिवर्तन जो आता है समाज के अंदर, वो किस रूप में आ रहा, भारतीय समाज की अगर हम विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं, और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। पहली चीज़ है संस्कृतिकरण। एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, जो फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने नाम सुना होगा, एम.एन. श्रीनिवास का। तो जो है उसके अंदर भारत की जो है हम ये कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों में से एक एम.एन. श्रीनिवास थे, कर्नाटक के रहने वाले थे। उन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ये 3 अवधारणाएं उन्होंने ये दी थी उन्होंने। अब संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा संक्षेप में समझा देता हूँ। संस्कृति, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर जो है, भारतीय जो समाज है वो जाति आधारित समाज है, और भारत के अंदर जो जातियां हैं वो हजारों जातियाँ। एक और चीज़ है, हम लोग आमतौर पर ये सुनने में आता है, नेता लोग ये कहते हैं 36 जातियाँ, 36 कौम। 36 जातियाँ नहीं है, जातियाँ हजारों हैं, और जातियाँ बनती बिगड़ती भी रहती है, लगातार होती है, आगे से आगे बढ़ती भी जाती है। और किस रूप में बनती है वो जब चैप्टर आएगा तब मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल हम बात करते हैं भारत की जातियों की बात। तो भारत में अगर हम मोटे तौर पर ये माने कि 3000-4000 के आसपास जातियाँ हैं, तो जातियों की जो बनावट है वो कैसे हैं, वो एक पिरामिड के रूप में हम कह सकते हैं। पिरामिड देखा आप लोगों ने, या पिरामिड, मिस्र के पिरामिड नहीं जानते तो त्रिभुज जो है अगर हम बात करें, तो ये जो आधार है ये इस तरह से भारतीय जाति सिस्टम के अंदर क्या है, इस तरह की ये चीज़ें बनी हुई है। और सबसे ऊपर ही ऊपर जो है जाति व्यवस्था की अगर बात करें, तो जो उच्च जातियाँ हैं उनमें से जो जातिगत सिस्टम है उसके अंदर हमने ब्राह्मणों को सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है। तो भारतीय जाति व्यवस्था में सबसे ऊंची जाति कौन सी मानी जाती है, ब्राह्मण, और नीचे जो है ये शूद्र जातियों के अंतर्गत आती है। इसके बीच में बहुत सारी जातियाँ हो गई। अब संस्कृतिकरण क्या है उसके बारे में जो है एम.एन. श्रीनिवास ने बताया था कि होता क्या है कि जो हर व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो ये बीच की जो जातियाँ हैं, ये क्या होता है कि अपनी से ऊपर वाली जो जाति है उनके रीति रिवाज परंपराओं की नकल करती है, उनके आधार पर जो है अपना आचरण करती है, और उस आधार पर जो है एक लंबे समय के बाद वो भी ये दावा करती है कि हम भी जो है नीची नहीं है बल्कि जो है ऊंची जातियों के अंतर्गत हम शामिल है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा कि जो है इससे जैसे जो एक सिंपल सी चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य की एक प्रवृत्ति रहती है एक दूसरों की नकल करना, और हम नकल किसकी करते हैं, जिन्हें हम अपने से बड़ा मानते हैं। जैसे फैशन की अगर हम बात करें तो हम जो कपड़े पहनते हैं फैशन के अंदर, चाहे बाल लंबे करना हो, छोटे करना हो, कटे फटी जीन्स पहननी हो, तो ये हम किसकी कर रहे हैं, कटे फटे कपड़े एक भिखारी भी पहनता है। मगर हम लोग जो है, जो कई लोग जो है कटी फटे कपड़े पहनते हैं, वो हीरो हीरोइन को कटे फटे कपड़े पहन करके देख करके वो पहनता है, वो भिखारी को देख कर नहीं पहन रहा, वो उनको देख करके पहन रहा, तो यानी वो भी एक फैशन के अंदर है। तो ये मूलभूत प्रवृत्ति रही, और उसमें वो यूँ दिखाना चाहते हैं कि हम भी जो है दूसरों से कम नहीं है। तो संस्कृतिकरण के अंदर भी सीधी सी बात है कि जो जातियाँ होती थी पुराने ज़माने में, हर एक जाति के अलग रीति रिवाज परंपराएं होती थी। मगर जो है संस्कृतिकरण के बाद क्या हुआ, आज़ादी के बाद से, और अंग्रेज जब भारत में आए, अंग्रेजों के भारत में आने के बाद से क्या हुआ कि जातिगत प्रतिबंध हम ये कैसे तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हुए। शिक्षा के आधार पर तो उन लोगों ने धीरे धीरे
जो आगे लोगों की नकल करना प्रारंभ किया। एक और जैसे छोटा सा, अगर आपके घर में आपके दादा दादी जिंदा है तो उनसे पूछना कि उनके जब दादा दादी छोटे थे तब के समाज की अगर हम बात करें, आपको अभी भी गांव के अंदर बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग मिल जाएंगे जो आपको ये बता सकते हैं कि ग्रामीण परिभाषा या पहनावा देख करके वो व्यक्ति की जाति बता सकते हैं कि ये फला व्यक्ति फला जाति का होगा। साफे की बनावट हो, चाहे मूछ, पहले जैसे मूछ रखने की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो मूछ है, दाढ़ी, ये रखना भी केवल राजपूत या ऊंची जातियों को ही अलाउ था, बाकी लोगों को मंजूर नहीं था। मगर धीरे धीरे लोगों ने ये रखना शुरू किया। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जैसे यज्ञोपवीत जो जनेऊ होती है वो पहले केवल ब्राह्मण पहनते थे, मगर बाकी लोगों ने भी वो पहनना शुरू किया। कई लोगों ने अपने सरनेम जो है बदल करके जो है दूसरी जो जातियाँ होती थी उनकी जातियों के सरनेम लगाना शुरू किया। और आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने कई जातियाँ जो है उन्होंने अपने शास्त्रों के अंदर देखा कि कोई जो ऋषि मुनि या कोई बड़ा महान व्यक्ति था तो उससे अपना जो है संबंध जोड़ा और उसे ये बताया कि हम तो उनके वंशज हैं और क्योंकि वो व्यक्ति महान है तो हम भी ऑटोमेटिक ही महान हो जाएंगे, हमारी जाति व्यवस्था में हमारा स्थान ऊंचा हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। विस्तार से जब ये चैप्टर आएगा तब मैं आप लोगों को इसमें और बहुत सारे उदाहरण देके समझाऊंगा। दूसरा है नगरीकरण। नगरीकरण बहुत सीधी सी बात है। नगरीकरण का मतलब है कि जैसा कि आपको मैंने बताया था, भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पहले ग्रामीण आबादी ज़्यादा थी, आज भी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है, मगर धीरे धीरे गाँव से लोग जो है शहरों की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है कि शहरी जीवन का जो जीने का जो तौर तरीका था वो अपनाया जाता, वो चीज़ कहलाती नगरीकरण। यानी जो है हमारा रहन सहन खान पान शहरों की तरह होने लग जाए, हम लोग वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएं, तो वो प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। और इसके कारण से भारतीय समाज में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। आप जैसा कि मैंने कल भी बताया था, परसों बताया था कि गाँव की अगर हम बात करें, अगर आप लोग गाँव में रहते हैं तो आप पिछले 20 साल 25 साल का आंकड़े उठा के देखो कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, मगर फिर भी जो गांव की जो आबादी है वो तुलनात्मक रूप से स्थिर है या धीरे धीरे कम होती जा रही। गांव के अंदर या तो बच्चे होंगे या बूढ़े होंगे या जो बिल्कुल खेती के ऊपर निर्भर है वो लोग रह रहे हैं, बाकी थोड़े बहुत भी जो पढ़ लिख गए वो धीरे धीरे शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो इससे भी हमारे भारतीय समाज में एक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा दौर उत्पन्न हो रहा है। तीसरा है पश्चिमीकरण। जैसे संस्कृतिकरण में क्या होता है कि हम जो है नीची जातियाँ ऊँची जातियों की नकल करती है। पश्चिमीकरण के अंदर क्या आता कि जो भारतीय समाज है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया था, तो पश्चिमीकरण के अंदर जो है हमने अंग्रेजों की नकल प्रारंभ की। आज हमारा जो पहनावा है ये किसकी देन है? हमारा मूल पहनावा ये नहीं था, है ना, हमारा मूल पहनावा अलग है, मगर हमने क्योंकि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया तो हमारा चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे हमारी जो है भाषा के अंदर हम अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, वो भी अंग्रेजों के कारण से। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ इंग्लैंड के लोग अंग्रेज नहीं आते, फ्रांसीसी आते, तो हम फ्रेंच भाषा में बात करते हैं, तो ये हमारा एक प्रभाव है पश्चिमी। इसी तरह हमारे रहन सहन पहनावा ये सारा जो चीज़ें हैं, शादी ब्याह के अंदर तौर तरीके, आप लोगों ने एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी होती है शादी के अंदर, अंगूठी एक दूसरे पर पहनाते हैं। ये बेसिकली हिंदू जो परंपरा नहीं है, ये एक ईसाई परंपरा है जिसके अंदर रिंग सेरेमनी होती है, मगर वो हम करते हैं। शादी ब्याह के अंदर हम रिसेप्शन करते हैं, जो है बफर जो भोज होता है, यानी खड़े खड़े खाने का सिस्टम है। ये सारी पश्चिमी, ये छोटे छोटे उदाहरण बता रहा हूँ। तो ये जो है पश्चिमीकरण कहलाता है, यानी कि हम जो है पश्चिम यानी इंग्लैंड की जो 200 सालों की जो शासन के अंदर उनका जो प्रभाव था उनके नकल करना पश्चिमीकरण कहलाता है। और जैसा कि मैंने सीधा पहले बताया था, हम नकल किन की करते हैं? हम जिन्हें अपने से ऊपर मानते हैं, क्योंकि हम लोग उस समय गुलाम थे और हमारे वो जो है शासक अंग्रेज थे, तो हमें लगता था कि अंग्रेज जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। आज भारत के अंदर गली गली में बच्चा क्रिकेट खेलता है, क्यों खेलता है? हम कहाँ से सीखे क्रिकेट खेलना? ये क्रिकेट खेलना हम अंग्रेजों से सीखे। अगर मान लीजिए जो है वो लोग फुटबॉल खेलते हैं तो हम लोग शायद हो सकता है क्रिकेट की जगह फुटबॉल ज़्यादा लोकप्रिय होता, मगर ये सारा जो है ये एक अवधारणा है। संस्कृतिकरण हो गया, नगरीकरण हो गया, पश्चिमीकरण। एक है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण एक नई अवधारणा है। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्राचीन काल की जो परंपराएं थी वो बदल करके नए मूल्यों में परिवर्तित हो रही है, वो चीज़ आधुनिकीकरण के अंतर्गत कहलाती है। तो काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें हैं पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण, मगर पश्चिमीकरण में अंदर केवल ये होता है कि हम केवल
जो है अंग्रेज़ों की या जो ब्रिटिश शासन की देन की जो नकल की वो आती है, और आधुनिकीकरण के अंदर मॉडर्नाइजेशन यानी कि नई जो चीज़ें हैं जिनसे हम प्रगति कर रहे हैं उनको अपनाने को वो आधुनिकीकरण कहलाता है, चाहे वो हमारे मूल्यों में हो, चाहे रीति रिवाज हो, उसमें उसके अंदर आता है। और आखिरी जो है इसके अंदर है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण जिसको हम बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया धीरे धीरे एक ग्लोबल विलेज यानी एक पूरी दुनिया एक गांव के रूप में सिमटती जा रही है। एक ज़माना था जब हम जो है मान लीजिए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के अंदर ही आदमी का जीवन सिमटा रहता था, मगर आज पूरी दुनिया में अगर आप यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका से कोई सामान मंगाना चाहते हैं या आपके पास जेब में पैसा है तो आप सुबह का लंच अमेरिका कर सकते हैं, जो और डिनर जो है आप कई दूसरे देश में कर सकते हैं, भारत में कर सकते हैं, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया बहुत धीरे धीरे सिमट रही है और हमारे आपस में एक दूसरे का बहुत तेज़ी से प्रभाव जो है एक दूसरे के ऊपर पड़ता जा रहा है। तो उन प्रभावों का क्या आधार है, क्या विश्लेषण है, और वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो भूमंडलीकरण और ये सारे परिवर्तन के एक दौर है और परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण कारक कहे जा सकते हैं। तो ये बहुत आसान सी और बहुत रोचक यूनिट है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और विस्तार से हम जो है जब आगे हम इनके जो वीडियो और आएंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को, हर चैप्टर वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा। ये फिलहाल यूँ मान लीजिए आपकी ये ट्रेलर था और मुख्य फिल्म जो है अब आना बाकी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।